हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमय। हम लोग आईटीसी का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। उसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। एक ब्लॉक क्रेडिट और बेसिक प्रोविजन हम लोग पढ़ लिए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट को कैसे, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको कैसे अपॉर्शन करना है, कैसे बांटना है। तो सबसे पहला प्रोविजन आता है आपके इसमें, सबसे पहला प्रोविजन है गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स और सर्विस जो हम लोग इनवर्ट सप्लाईज का बात हो रहा है, तो जो इनवर्ट गुड्स और सर्विसेज है वो हम लोग बिजनेस के लिए भी थोड़ा यूज करते हैं, थोड़ा दूसरे पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। मान लीजिए कोई एक चीज है, कोई एक गुड्स है जिसको हम लोग बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, पार्टली फॉर बिजनेस, और उसी चीज को पार्टली फॉर अदर पर्पस भी कर रहे हैं। अदर पर्पस मतलब नॉन बिजनेस, जैसे पर्सनल पर्पस भी यूज कर रहे हैं और बिजनेस पर्पस भी कर रहे हैं। तो आईटीसी उतना ही मिलेगा जितना बिजनेस पर्पस को एट्रीब्यूटेबल होगा, उतना ही आईटीसी मिलेगा। तो कोई भी चीज को अगर हम लोग बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज कर रहे हैं तो आईटीसी कितना मिलेगा? आईटीसी उतना ही मिलेगा जितना बिजनेस पर्पस को एट्रीब्यूट कर रहा है, उतना ही आईटीसी मिलेगा। सिंपल है फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बोल रहा है गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ऐसा गुड्स और सर्विस या बोथ मतलब ऐसा कोई कॉमन गुड्स या सर्विस है जिसका कॉमन यूज है, मतलब पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई, उसको टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए भी यूज कर रहे हैं और एग्जाम सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मेरा मतलब एक ऑफिस है, तो मेरा रेंटल इनकम लग रहा है उस ऑफिस का, और उस रेंटल इनकम का यूज करके, उस ऑफिस का यूज करके हम एग्जाम सप्लाई भी प्रोवाइड कर रहे हैं और हम टैक्सेबल सप्लाईज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वैसा गुड्स और सर्विस और बोथ, वैसा गुड्स और सर्विस का बात किया जा रहा है, या दोनों का ही, जिसका यूज करके हम लोग टैक्सेबल सप्लाईज भी देते हैं और एग्जाम सप्लाईज भी देते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज में जीरो रेटेड सप्लाईज इंक्लूड किया जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाईज मतलब आपका एक्सपोर्ट सप्लाईज और एसईजेड सप्लाईज जो होता है वो टैक्सेबल सप्लाईज ही माना गया है इस पूरे प्रोविजन के लिए। तो ऐसा गुड्स या सर्विस या दोनों ही जिसका यूज हम लोग कोई टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए भी करते हैं, कोई और एग्जाम सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए भी करते हैं, तो उस केस में क्रेडिट का एट्रीब्यूशन कैसे होगा आपको समझ ये तो आ ही रहा होगा समझ कि जब मेरा आउटपुट एग्जेम्प्ट है, मतलब जब आउटपुट पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, आपको इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं देगी, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाईज के केस में क्या है, जब हम सामने वाले को सप्लाई कर रहे हैं, जब एज अ सप्लायर मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं कोई उससे टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई टैक्स सरकार को पे कर रहा हूं। तो उसके अगेंस्ट में मुझे सेट ऑफ करने के लिए कोई इनपुट का ना ही काम है, ना ही सरकार उसके अगेंस्ट में कोई इनपुट का बेनिफिट मुझे देगी। डबल बेनिफिट हो जाएगा और सरकार के हाथ में लॉस हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम सप्लाईज के केस में आपको क्रेडिट जो है नहीं मिलेगा। तो कैसे नहीं मिलेगा, कैसे रिवर्स करना है, वो हम लोग इस प्रोविजन में देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, आपको क्रेडिट उतना ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उतना ही मिलेगा जितना इनपुट टैक्स आपका टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट में एट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब जितना इनपुट आपका टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट एट्रीब्यूट हो रहा है, उतना ही इनपुट आपको मिलेगा। बाकी जो एग्जाम सप्लाईज के लिए है वो आपको नहीं मिलेगा। सिंपल है, मतलब कोई एक ऐसा गुड्स या सर्विस या दोनों ही जिसका यूज हम लोग टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए भी कर रहे हैं, एग्जाम सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए भी कर रहे हैं, तो उसमें आईटीसी का बेनिफिट, आईटीसी उतना ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जितना कि टैक्सेबल सप्लाईज के लिए ही होगा। डिटेल कैलकुलेशन इसका हम लोग रूल 42 43 में देखेंगे। 42 43 आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा रूल 42 43 का कैलकुलेशन। आज हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि रूल 42 43 का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो आज एकदम इजी है, एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें बताया क्या गया कि टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट में आपको आईटीसी मिलेगा, एग्जाम सप्लाईज के अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो रिवर्स करना होगा, कैसे करना होगा वो रूल 42 43 में देखेंगे। अब बात आता है सर टैक्सेबल सप्लाईज तो ठीक है जिसपे टैक्स लगता है, और आप जीरो रेटेड सप्लाईज को भी उसमें इंक्लूड कर लिए जिसमें एसईजेड सप्लाई और एक्सपोर्ट आ गया। पर एग्जाम सप्लाई क्या होता है सर? एग्जाम सप्लाई क्या होता है? एग्जाम सप्लाई इस सेक्शन के लिए बताया गया है। ऐसे आप एग्जाम सप्लाई समझिए, एग्जाम सप्लाई वो होता है जिस ऐसा कोई सप्लाई जिसमें नील रेट ऑफ टैक्स है, या ऐसा कोई सप्लाई जिसमें टैक्स है ही नहीं, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसपे जीएसटी, ऐसा सप्लाई जिसपे जीएसटी में टैक्स लगता ही नहीं हो, मतलब जो नॉट लेविएबल टू टैक्स है। जब लेवी हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से चीज पे जीएसटी का लेवी है, उस लेवी से ही अगर कोई सप्लाई बाहर है तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। जैसे पेट्रोलियम, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दोनों ही नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, इस पे टैक्स नहीं लगता है जीएसटी में।
एक है क्या कि टैक्स लगता ही नहीं है, मतलब लेवी ही नहीं है इस पे, और दूसरा ऐसा केस है जहां पे लेवी तो है पर सरकार ने बोला अभी हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, अभी इस चीज पे एग्जेम्प्ट है, टैक्स टैक्स जीरो है, या किसी चीज पे जीरो है या होली एग्जेम्प्ट, हम इस पे अभी टैक्स ही नहीं लेंगे आपसे। तो वैसा सप्लाई हो गया मेरा एग्जेम सप्लाई। तो एग्जेम सप्लाई बेसिकली मतलब यही है जिसपे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, आइदर सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा है या वो पर्टिकुलर सप्लाई लेवी से ही बाहर है, मतलब वो जीएसटी के लेवी में ही नहीं आता है। जैसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आपका जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लेवी सरकार बोली है उस डेट से होगा जब सरकार डिसाइड करेगी, तो अभी उस पे लेवी नहीं है। जब सरकार डिसाइड कर लेगी कि अब इससे हमें लेवी, इस पे लेवी करना है जीएसटी, तब वो लेवी में आ जाएगा, तब वो एग्जाम सप्लाई नहीं रहेगा। और सिमिलर आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो कि लेवी से ही बाहर है। तो एग्जाम सप्लाई का ये डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में यूनिफॉर्म है, हर जगह यही है। पर इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए जहां पे एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट में आईटीसी हमें रिवर्स करना है और टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट में आईटीसी मिलेगा, उस केस में एग्जाम सप्लाईज के डेफिनेशन को थोड़ा इनलार्ज किया गया, थोड़ा बढ़ाया गया। बोला है द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, मतलब वो जो है वो तो है ही है क्योंकि वो तो हर जगह है, वो एग्जाम सप्लाईज का डेफिनेशन है। पर इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में, सेक्शन में बताया गया है कि वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में क्या क्या और आएगा, मतलब वो जो आता है वो आएगा ही, प्लस और भी ये तीन चीज आएगा। क्या आएगा? supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, मतलब ऐसा कोई सप्लाई हम कर रहे हैं, एज अ सप्लायर हम ऐसा कोई सप्लाई कर रहे हैं जिसपे रेसिपिएंट टैक्स देगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। मतलब आप ऐसे समझिए, मेरे सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखिए, हम जब सप्लाई कर रहे हैं तो मुझे इस पे टैक्स नहीं देना है, ऑल्दो सप्लाई टैक्सेबल है सर, सप्लाई पे टैक्स तो लग ही रहा है, पर टैक्स कौन देगा? रेसिपिएंट देगा। कब दे, कैसे देगा? रिवर्स चार्ज बेसिस में देगा। तो मेरे हैंड्स पे तो ये सर टैक्स नहीं लग रहा है इस पे, तो फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी रिवर्सल इसे एग्जाम सप्लाई मान लीजिए। मेरे हाथ, मेरा इनवर्ड सप्लाई का बात नहीं हो रहा है, मैं जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, मैं जो सेल कर रहा हूं, वैसा उस सेल, उस सप्लाई का अगर टैक्सेबिलिटी रिवर्स चार्ज में है तो मेरे हाथ में कोई टैक्स नहीं लगता, इसीलिए मेरे हाथ में वो एग्जाम सप्लाई में आ जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी रिवर्सल। सेकंड है ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का कोई ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, ऐसे सिक्योरिटी सर आप जानते हैं सिक्योरिटी पे जीएसटी नहीं लगता है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जीएसटी का जो सप्लाई जो है, सप्लाई का जो डेफिनेशन, सप्लाई दो ही चीज का हो सकता है सर, या तो गुड्स का हो सकता है या सर्विस का हो सकता है। दोनों की ही डेफिनेशन से, गुड्स और सर्विस दोनों की डेफिनेशन से ट्रांजेक्शन इन मनी और सिक्योरिटीज को बाहर रखा गया है। तो मनी और सिक्योरिटीज जो है जीएसटी से बाहर है, ऐसे बाहर है कि ये गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन से ही बाहर है। तो अगर सप्लाई होगा भी तो किस चीज का होगा? दो ही चीज का हो सकता है, या तो गुड्स का होगा या सर्विस का होगा, दोनों के डेफिनेशन से ही सिक्योरिटीज और मनी बाहर है, तो इसीलिए इस पे जीएसटी नहीं लगता है। पर फॉर द, अब चूंकि सप्लाई ये हो ही नहीं रहा है, ना ही गुड्स का हो रहा है ना ही सर्विस का हो रहा है, फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम सप्लाई इसको हम लोग लेंगे, एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। तो जो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज हम लोग करते हैं, मेरा आउटवर्ड मतलब हम लोग जो बेचेंगे, खरीदने पे सर क्या लगेगा, ये तो आउटवर्ड सप्लाई का बात हो रहा है। तो जो भी सप्लाई हम लोग करेंगे, वो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज में जो भी काम हम लोग करेंगे उसमें सिक्योरिटीज का भी कुछ वैल्यू लेंगे, ये आपको बताया जाएगा। अभी सिक्योरिटीज तो आएगा एग्जाम सप्लाई में, पर वैल्यू कैसे इसका लेंगे सिक्योरिटीज का, ये आपको आगे बताया हुआ है, तभी हम लोग देखेंगे। थर्ड है सेल ऑफ लैंड। लैंड पे सर जीएसटी नहीं है, एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में सर आप लोग सभी जानते हैं, बिल्डिंग में अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन से पहले आप कोई भी रुपया ले लेते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाता है जीएसटी में। अगर पोस्ट सीसी और ऑक्यूपेंसी और पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद कोई भी पैसा लिया जाता है तो वहां पे बिल्डिंग जो है आपका शेड्यूल 3 में आ जाता है और वो सप्लाई नहीं माना जाता है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तो नहीं लगता है पर उसको एग्जाम सप्लाई में हम लोग लेंगे। तो एग्जाम सप्लाई में तीन चीज एक्स्ट्रा आएगा, जो एग्जाम सप्लाई है वो तो है ही है, उसके अलावा तीन चीज, ऐसा सप्लाई, मेरा ऐसा सप्लाई जिसका टैक्सेबिलिटी रिवर्स चार्ज में है, सेकंड ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, और थर्ड सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2। पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 का क्लॉज बी में यही बताया गया है कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी से पहले पैसा ले लेते हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल हो जाएगा तो यहाँ नहीं आएगा, तब तो टैक्सेबल सप्लाई है।
अगर वो नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट टू बताया गया, तो मतलब शेड्यूल 2 का पैरा 5B में कवर नहीं होना चाहिए वैसा बिल्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद बताया गया तो था कि क्या इंक्लूड करेंगे एग्जाम सप्लाई में। अब एक पॉइंट आता है, बोल रहा है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड, इस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या इंक्लूड नहीं करेंगे सर? शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 3 क्या होता है? शेड्यूल 3 में वैसा ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड है विच इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ना ही गुड्स का सप्लाई है ना ही सर्विस का सप्लाई है। जब दोनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या सप्लाई होगा? सप्लाई जीएसटी में दो ही चीज का हो सकता है, या तो गुड्स या तो सर्विस, या तो गुड्स नहीं तो सर्विस, तो दोनों में से कुछ का भी नहीं है तो सप्लाई ही नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा सप्लाई, ऐसा ट्रांजैक्शन ही शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई किया गया है। तो शेड्यूल 3 का जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जाम सप्लाई में काउंट नहीं करेंगे। पर पूरा शेड्यूल 3 तो बाहर कर दिया, पर दो चीज को इंक्लूड कर दिया। ये एग्जाम सप्लाई में आएगा पर बाकी शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन नहीं आएगा। पहला आपका सेम ही है, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2 लैंड ऑफ बिल्डिंग। देख ही लिए, क्योंकि शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 दोनों में ये चीज आता है, इसीलिए आपको बताया गया है कि शेड्यूल 3 तो नहीं लेंगे पर ये लेंगे, मतलब है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पोस्ट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है तो वो लेंगे। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, एक और शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन है सर, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स। हमने इंपोर्ट करा था कहीं और से, वेयर हाउस करवा लिया हमने, होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करा, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी हमने पे नहीं करा, तो सप्लाई वेयर हाउस करवा लिया कस्टम्स के, इसमें गुड्स को वेयर हाउस करा लिया। जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे होम कंजम्पशन के लिए तब ड्यूटी पे करेंगे। पर होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करने से पहले बिफोर क्लियरेंस ही हमने उसे दूसरे को सप्लाई कर दिया, तो इस पे सर शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन में स्पेसिफाइड है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है, पर इसको एग्जाम सप्लाई के लिए काउंट करेंगे। बिकॉज एग्जाम सप्लाई सेल एक्सक्लूड शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट दीज टू, मतलब ये दोनों तो आएगा ही आएगा, बाकी शेड्यूल 3 का जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं आएगा। तो एग्जाम सप्लाई में क्या क्या आएगा? जो ऐसा सप्लाई जिसपे आरसीएम में टैक्स है, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, लैंड और बिल्डिंग। बिल्डिंग कब? जब पोस्ट सीसी और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद है। उसके बाद क्या है, एक चीज और आप याद रखिए, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। बिफोर होम कंजम्पशन, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन के लिए से पहले हम लोग वेयर हाउस गुड्स बेच देते हैं तो वो एग्जाम सप्लाई में आएगा। जीएसटी लगने का बात नहीं हो रहा है, जीएसटी तो नहीं लगेगा बिकॉज शेड्यूल 3 है। तो यहां तक समझ आ गया? तो एग्जाम सप्लाई हम लोग समझ लिए। तो प्रोविजन यही था कि एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए अगर यूज हो रहा है तो टैक्सेबल पोर्शन के लिए ही आपको आईटीसी मिलेगा, एग्जाम के लिए नहीं मिलेगा। टैक्सेबल में जीरो रेटेड सप्लाई भी आ गया। जीरो रेटेड का दो पार्ट है सर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों ही। और सेकंड है एसईजेड सप्लाई टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन, तो वो दोनों हो गया आपका जीरो रेटेड सप्लाई। तो जीरो रेटेड सप्लाई को बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट समझते हैं, तो उसको टैक्सेबल में ही लेंगे। उसके बाद क्या बच गया? एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई क्या होता है? जिसपे कोई टैक्स नहीं है, जिसपे ओनली एग्जाम फ्रॉम टैक्स। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो टैक्स ही नहीं लगता है ड्यू टू लेवी, उस पे लेवी ही नहीं है जीएसटी में। इसके अलावा एग्जाम सप्लाई फॉर दिस रूल, फॉर दिस सबसेक्शन क्या है? जिस ट्रांजेक्शन पे आरसीएम में सामने वाला टैक्स देगा वो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, लैंड और बिल्डिंग, और सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। परफेक्ट है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या रूल लगेगा, क्या लगेगा वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग रूल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रूल 42। रूल 42 और 43 जो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल का अपॉर्चनमेंट है कि टैक्सेबल सप्लाईज के अगेंस्ट में कितना आईटीसी मिलेगा और एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट में कितना आईटीसी रिवर्स करना होगा, इसके लिए इसको दो पार्ट में बांटा गया। दो पार्ट कैसे? इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए एक रूल है और कैपिटल गुड्स के लिए दूसरा रूल है। मतलब कैपिटल गुड्स अगर कॉमन है टैक्सेबल के लिए भी एग्जेम्प्ट के लिए भी, तो उसको बांटने के लिए रूल 43 में बताया गया है, और इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज के लिए आपका रूल 42 है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे बांटेंगे। सबसे पहला है यहाँ पे, एक बार हम लोग एक चीज, एक एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो भी ठीक रहता। एग्जाम्पल मतलब यही कि कैसे कॉमन हो सकता है। जैसे जैसे मान लीजिए मैं एक रेंट पे लेता हूं
एक रेंट पे बिल्डिंग लेके हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, रेंट पे आईटीसी आ रहा है मेरा, मान लीजिए 1,08,000 रुपए मेरा आईटीसी है। ये रेंट पे टैक्स लग रहा है, रेंट पे टैक्सेबल है जीएसटी में, तो रेंट पे टैक्स लग रहा है 1,08,000 रुपए, इसका मेरे पास आईटीसी आ रहा है। अब इस बिल्डिंग का यूज करके मैं दो तरीके का बिजनेस करता हूं। मान लीजिए मैं मेज सप्लाई करता हूं जो कि एग्जेम्प्ट है, प्लस मैं कुछ फर्टिलाइजर सेल करता हूं जो कि टैक्सेबल है जीएसटी में। तो इस रेंट का यूज करके, इस बिल्डिंग का यूज करके, मैं इस बिल्डिंग को रेंट पे लेके मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें मेरा 1% एग्जेम्प्ट है, 1% टैक्सेबल है। तो कह रहा है आईटीसी, आपको रेंट का आईटीसी जो 1,08,000 रुपए है, ये उतना ही मिलेगा जितना आपका टैक्सेबल के लिए ये होगा। कितना मिलेगा? जितना ये आपका टैक्सेबल के लिए होगा। टैक्सेबल पे जितना ये अपोर्शन होके जाएगा उतना ही आईटीसी मिलेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई के अगेंस्ट में, आप जो आउटवर्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना इसके लिए होगा और बाकी कितना इसके लिए होगा? यही वो रूल 42 में बताया हुआ है। तो हम लोग रूल 42 में देखते हैं। सबसे पहला आता है स्टेटमेंट शोइंग, सबसे पहला स्टेप है, स्टेप देखते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हैं लगभग, और हम लोग जब इसको एक एक करके देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहला है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना आईटीसी क्रेडिट होगा। कोई भी जब आईटीसी हम लोग जीएसटी में क्लेम करते हैं, कोई भी आईटीसी जब हम लोग जीएसटी में क्लेम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वो कहां पे जाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। एकमात्र लेजर है जीएसटी में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जो कि आईटीसी को रिकॉर्ड करता है। तो कोई भी आईटीसी हम लोग लेंगे जीएसटी में, फिर से सुनिएगा, कोई भी आईटीसी जीएसटी में लेंगे तो वो कहां पे जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो कौन सा आईटीसी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा, वो हम लोग यहाँ पे पहले स्टेप में देखेंगे। ये स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहला है टी। टी क्या है? टोटल आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड। जितना आईटीसी है मेरा एक टैक्स पीरियड का, एक महीना आप एग्जांपल में मान लीजिए अभी मई महीना का रिटर्न जून में जाएगा, तो मई महीना का मेरा जितना आईटीसी है, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स को एक बार आपको अलग करना होगा। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स वैसा गुड्स है जिसको हम अपने बुक्स में कैपिटलाइज किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे टोटल आईटीसी ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज इन अ टैक्स पीरियड। एक टैक्स पीरियड में जितना आईटीसी है सारा ले लिए। तो आप तो कॉमन का बात कर रहे थे सर, बांटने का बात कर रहे थे, सब करेंगे। एक बार टोटल आईटीसी ले लिए हम लोग। अब हम लोग इसमें से अलग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सर, अगर कोई भी चीज को हम लोग, कोई भी गुड्स या सर्विस को हम लोग बिजनेस और नॉन बिजनेस, बिजनेस और पर्सनल के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को आईटीसी बिजनेस इतना ही मिलेगा। तो टोटल आईटीसी, आप एक बार अब मैथ समझिए, टोटल आईटीसी अगर ले लिए, आईटीसी और बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए कोई चीज है, मिलेगा कितना? बिजनेस के एक्सटेंट तक। तो एक बार टोटल ले ही लिए हैं, तो इसमें से अगर हमको माइनस करके जाना है तो कौन सा हटाएंगे? टोटल आईटीसी में से वही आईटीसी हटाएंगे जो नॉन बिजनेस है। तो वही हटा दिए, सिंपल है। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट और इनपुट सर्विसेज, चूंकि इनपुट और इनपुट सर्विस का हम लोग बना रहे हैं तो अभी बार बार वही आएगा। तो आईटीसी इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर अदर देन बिजनेस। टोटल एक बार ले लिए हैं, अब अदर देन बिजनेस हटा देंगे तो बिजनेस ही ना बचेगा सर। टोटल आईटीसी ले लिए हैं, टोटल में बिजनेस भी है नॉन बिजनेस भी है। अब टोटल में से माइनस अगर कर रहे हैं तो क्या माइनस करेंगे? अदर देन बिजनेस, तो बिजनेस बचेगा, तो अदर देन बिजनेस को माइनस कर दिए। फिर हम लोग पढ़े कि सर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट जो कॉमन है वो तो अपोर्शन करेंगे, पर जो डायरेक्टली पूरा का पूरा रेंट पे बिल्डिंग लिए उसमें मैं मेज का काम कर रहा हूं, तो ये तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है सर, इसका आईटीसी कहां मिलेगा? तो ऐसा कुछ है जो कि आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट और इनपुट सर्विसेज, ऐसा कोई आईटीसी है सर जो कि एक्सक्लूसिवली फॉर इफेक्टिंग एग्जाम सप्लाईज, पूरा का पूरा आईटीसी सर एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज हो रहा है, एग्जाम सप्लाईज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको पूरा हटा दीजिए। मिलेगा तो टैक्सेबल का ही ना सर। अगर कॉमन होता तो अपोर्शन करेंगे, डायरेक्टली अगर मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर आईटीसी एग्जाम्प्ट के लिए है तो इसको हटा दीजिए, परफेक्ट है। तीसरा है सर आईटीसी जो कि ब्लॉक क्रेडिट है। ब्लॉक क्रेडिट सर, जब ब्लॉक क्रेडिट ले ही लेते तो ब्लॉक क्रेडिट पढ़ाया क्यों गया था? ब्लॉक क्रेडिट तो वैसा क्रेडिट है जो मिलेगा ही नहीं, तो उसको हटा दीजिए। टोटल आईटीसी ले लिए, क्या हटाना है? नॉन बिजनेस मतलब अदर देन बिजनेस हटा दीजिए। एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज है, हटा दीजिए। ब्लॉक क्रेडिट है, हटा दीजिए। अब जो बच गया वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा।
पर ऐसा कोई कॉमन आईटीसी है जो कि हम लोग टैक्सेबल और एग्जेम दोनों के लिए यूज करते हैं? आपने बोला था कि टैक्सेबल के पोर्शन में ही मिलेगा, तो उसको रिवर्स कहाँ किए? वो रिवर्स करेंगे सर, आप ठीक बोल रहे हैं, वो रिवर्स करेंगे। क्लेम करते टाइम उसका कोई यूज नहीं है। अगर कोई कॉमन क्रेडिट है तो क्लेम करते टाइम नहीं हटेगा, वो रिवर्स करेंगे हम। तो अभी क्या हो गया, अब मेरा आईटीसी कितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला गया, वो आ गया। अभी रिवर्सल्स नहीं आया है, जो कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल्स अभी हम लोग नहीं निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बार कैसे डिनोट करेंगे वो भी देख लीजिए। टी टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी। T1 क्या है सर, अदर देन बिजनेस, माइनस कर दिए। T2 क्या है, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, माइनस कर दिए। T3 क्या है सर, ब्लॉक क्रेडिट, माइनस कर दिए, बच गया C1। C1 मतलब कितना आईटीसी मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा। कैसे निकला, T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब T1 T2 T3 को ऐड कर दिए, T से माइनस कर दिए, तो आ गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा। सॉल्व आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट समझिए सर, कॉमन क्रेडिट क्या है? कॉमन क्रेडिट निकालना होगा। कॉमन क्रेडिट मतलब ऐसा क्रेडिट जो कॉमन है, टैक्सेबल से भी एग्जेम्प्ट से भी, वैसा क्रेडिट आपको आइडेंटिफाई करना है जो कॉमन हो। कॉमन का नाम ही मतलब, कॉमन का मतलब ही क्या है सर, जो एक से ज्यादा चीज में सिमिलर हो, एक से ज्यादा चीज दो चीज में फॉल करता हो, एटलीस्ट वो कॉमन है। तो एक बार कॉमन क्रेडिट निकाल लेंगे, फिर हम लोग आईटी से रिवर्सल कैसे निकालेंगे, कितना आईटीसी एग्जाम सप्लाई के लिए है वो निकालेंगे। सबसे पहले कॉमन क्रेडिट निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऊपर जो आईटीसी गया, कैसे, टोटल में से नॉन बिजनेस हटा दिए, ब्लॉक क्रेडिट हटा दिए, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम हटा दिए। अब बोल रहा है इसमें से एक और चीज माइनस कर दीजिए। ऐसा कोई इनपुट या इनपुट सर्विसेज है जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है? रिवर्स करने नहीं कह रहा है, कॉमन क्रेडिट निकालने के लिए माइनस करने कह रहा है। बिकॉज क्रेडिट लेजर में जो चल गया वो तो एक बार चल ही गया, अब वो आईटीसी तो मेरा हो ही चुका है, वो आईटीसी हम ले चुके हैं। अब इसमें से माइनस करा फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग कॉमन क्रेडिट। अब इसका कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो इसमें से बोला एक बार टैक्सेबल हटा दीजिए। तो अब जो बचा था उसमें से टैक्सेबल हटा दिए, तो अब क्या बच गया सर, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम ऊपर वाले स्टेप में ही हटा दिए थे, वो तो क्रेडिट लेजर का शकल भी नहीं देखा। अब क्रेडिट लेजर में बैलेंस जाने के बाद कॉमन क्रेडिट एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम पहले हट गया था, अब एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल हटा दिए, तो अब तो कॉमन ही बचा। जब एक्सक्लूसिव इधर से हट गया, एक्सक्लूसिव इधर से भी हट गया, तो क्या बचा, अब तो कॉमन आईटीसी ही बचा। ऐसा आईटीसी जो कॉमन है सर, एक टैक्सेबल के लिए भी एग्जाम के लिए। तो ये हो गया मेरा कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट जब निकल गया तो अब रिवर्सल निकालना है। यही अब एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज आता है कि कॉमन क्रेडिट मेरा ऊपर से आ गया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाला आईटीसी माइनस एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल। अब बोल रहा है सर आईटीसी, अब जो कॉमन क्रेडिट निकल गया, दो तरह का कॉमन क्रेडिट हो सकता है। एक ऐसा कॉमन क्रेडिट जो बिजनेस और नॉन बिजनेस में कॉमन है, मतलब ऊपर जो नॉन बिजनेस हटा था वो एक्सक्लूसिवली इनवॉइस लेवल पे मुझे पता था कि ये आईटीसी मेरा नॉन बिजनेस के लिए है। पर ऐसा कोई चीज है जहां पे मुझे स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन नहीं है, मुझे पता है ये इनपुट मैं दोनों के लिए यूज कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग में दोनों के लिए यूज कर रहा हूँ, पर्सनल पर्पस भी, बिल्डिंग के मतलब कमर्शियल पर्पस भी, पर्सनल पर्पस भी, बिजनेस पर्पस भी। पर कितना कर रहे हैं नहीं पता है सर। तो नहीं पता है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बस कॉमन है ये पता है, कितना कर पा रहे हैं ये नहीं पता है। अगर नहीं पता है आपको तो D2 में आप 5% मान लीजिए कॉमन है, बाकी आपका बिजनेस पर्पस माना जाएगा। तो ये भी आपको आईटीसी, मतलब अगर कॉमन है, नहीं पता है कितना बिजनेस के लिए कितना पर्सनल के लिए, तो 5% डीमिंग फिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। डीम किया गया है कि 5% आपका वो नॉन बिजनेस है, तो नॉन बिजनेस है तो रिवर्स हो जाएगा। ऐसा आईटीसी अगर आपको पता है कितना पर्सनल कितना आपका बिजनेस है तो ऊपर ही हट गया। अगर नहीं पता है तो डीमिंग फिक्शन से डीम किया गया है कि 5% आपका नॉन बिजनेस है, ये रिवर्स हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। अब बात आता है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। ऐसा आईटीसी, ऐसा बिल्डिंग, ऐसा रेंट पे लिए हुआ बिल्डिंग है जो कि मेरा मेज के लिए भी सप्लाई करते हैं, और हम क्या चीज के लिए सप्लाई करते हैं, फर्टिलाइजर के लिए भी, जो टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए कॉमन है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे सर एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय कॉमन आईटीसी। कॉमन आईटीसी को उस रेशियो में बांट देंगे, कॉमन आईटीसी को एग्जेम्प्ट सप्लाई के रेशियो में, मतलब टोटल टर्नओवर का एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट टर्नओवर जितना है, मान लीजिए मेरा 50% एग्जेम्प्ट है, 50% टैक्सेबल है, तो टोटल टर्नओवर का 50% एग्जेम्प्ट है, तो कॉमन आईटीसी का 50% आईटीसी हमको रिवर्स करना है। रिवर्स करना है क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज टोटल आईटीसी एक बार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले चुके हैं।
तो टोटल आईटीसी में से अब रिवर्स हटाएंगे तभी तो जो लेना है वो बचेगा। एक बार इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो लगभग अमाउंट ऑफ आईटीसी चला जा चुका है, तो अब उसमें से हटाना होगा जो नहीं लेना है, तो ऑटोमेटिक जो बचेगा वो लेना है वही बचेगा। तो इसमें आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई कैसे आएगा, ई बाई एफ इंटू सी टू। ई क्या है एग्जाम टर्नओवर, एफ क्या है टोटल टर्नओवर, इंटू सी टू क्या है कॉमन क्रेडिट। तो D1 निकल के आ जाएगा एग्जाम टर्नओवर के रेशियो में, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। D2 5%, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। D2 कब रिवर्स होगा, जब कॉमन है, जब पता नहीं है बिजनेस और नॉन बिजनेस कितना है तभी रिवर्स होगा। अब टोटल आईटीसी कौन सा रिवर्स होगा, D1 प्लस D2 मतलब ई बाई एफ इंटू सी टू, मतलब एग्जाम सप्लाई के रेशियो में कितना आया, और D2 मतलब मेरा 5% वाला चीज यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो एलिजिबल कॉमन क्रेडिट ये बस निकालने के लिए, इसका कोई इंपैक्ट आपको कहीं नहीं डालना है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा पोर्टल पे। कैसे, जो आईटीसी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले चुके हैं ऑलरेडी ऊपर फर्स्ट स्टेप में, जब हम लोग रिवर्स कर दिए, जो माइनस वाला अमाउंट हम लोग भर दिए, तो ऑटोमेटिक नेट होके आ जाएगा यही अमाउंट जो एलिजिबल कॉमन क्रेडिट है। मतलब कॉमन क्रेडिट माइनस जो रिवर्स किए हैं वही हो जाएगा मेरा क्या, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। और एलिजिबल आईटीसी अगर पूछेगा तो टोटल आईटीसी माइनस आईटीसी रिवर्स्ड। टोटल आईटीसी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गया माइनस आईटीसी रिवर्स्ड। कॉमन क्रेडिट अगर पूछेगा एलिजिबल कॉमन क्रेडिट तो टोटल कॉमन क्रेडिट माइनस आईटीसी रिवर्स्ड। आईटीसी रिवर्स तो ऑब्वियसली कॉमन क्रेडिट का ही होगा ना। एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़िए पहले, if input tax relating to input or input services used partly for non business and partly for effecting, अगर आपको ऊपर फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग टोटल आईटीसी में से हटाए थे एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस और अदर पर्पसेस अदर देन बिजनेस और एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई वो हटाए थे, अगर वो इनवॉइस लेवल पे पता है तो वहीं पे हटा देंगे, नहीं तो कॉमन क्रेडिट में वो आ जाएगा। समझ में आ गया यहां तक। एक बार रिवाइज करें, 3 स्टेप में कैलकुलेट करेंगे हम लोग इनपुट और इनपुट सर्विसेज, जो कि एग्जाम सप्लाईज के लिए कितना रिवर्स होगा, टैक्सेबल के लिए कितना मिलेगा, 3 स्टेप में कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरा कितना जाएगा, तो इसमें टोटल आईटीसी ले लेंगे, जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज का है टोटल आईटीसी ले लिए, माइनस एक्सक्लूसिवली फॉर अदर देन बिजनेस ले लिए, माइनस एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई ले लिए, माइनस ब्लॉक क्रेडिट, ये सब फालतू आईटीसी हटा दिए, बच जो गया उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके चले गए। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अब एक बार आईटीसी मेरा जा चुका है, इसमें कौन सा आईटीसी है, जो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है वो भी है और जो कॉमन क्रेडिट है वो भी है। तो अब कॉमन क्रेडिट को निकालने के लिए हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाला, अब हम लोग जो करेंगे वो कैलकुलेशन है, इसका पोर्टल पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है, पोर्टल पे बस आईटीसी कितना रिवर्स करना है उसका इफेक्ट जाएगा। तो अब जो हम लोग कर रहे हैं कॉमन क्रेडिट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो टोटल जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला गया, इसमें वो भी आईटीसी था जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज था, वो तो मुझे लेना ही था, पर कॉमन क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के लिए उसको माइनस करेंगे अपने कैलकुलेशन में, बस पोर्टल पे नहीं। माइनस कर लिए, आ गया कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट आ गया सर, कॉमन क्रेडिट आ गया सर C2 उसका नाम दे दिए कॉमन क्रेडिट का, ये सब नाम सर एक्ट में ही दिया हुआ, इंस्टीट्यूट भी यूज करता है, आप भी यूज करने का कोशिश करिए। अब इस कॉमन क्रेडिट में सर, कॉमन क्रेडिट में वैसा भी क्रेडिट है जो बिजनेस नॉन बिजनेस है और टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए दोनों। तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए जो है उसको टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड करके निकाल देंगे, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन क्रेडिट, तो निकल के आ जाएगा एग्जेम्प्ट के रेशियो में कितना कॉमन क्रेडिट है, इसको रिवर्स कर देंगे। नेक्स्ट है बिजनेस नॉन बिजनेस, नॉन बिजनेस को 5% माना गया है कि अगर नहीं पता है तो 5% डीम कर लिया गया नॉन बिजनेस है, क्योंकि नॉन बिजनेस का कोई टर्नओवर नहीं है ना सर, तो उसको 5% करके उसको रिवर्स कर देंगे, तो D1 और D2 दोनों आईटीसी रिवर्स हो जाएगा और एलिजिबल कॉमन क्रेडिट बच जाएगा कॉमन क्रेडिट माइनस जितना टोटल रिवर्सल है D1 और D2। समझ आ गया है यहाँ तक? यहाँ तक समझ आ गया है तो हम लोग अब एक सिंपल सा प्रोविजन ऊपर में रह गया था, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक सिंपल सा प्रोविजन क्या था, स्पेशल प्रोविजन है सर, 50% आईटीसी मिलेगा बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है सर, बहुत सारा एग्जाम सप्लाईज करती है। एग्जाम सप्लाईज क्या है, उनका जो इंटरेस्ट इनकम है वो सब एग्जेम्प्ट है सर। इंटरेस्ट इनकम सारा नहीं, मतलब जो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है, तो उनका एग्जाम सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसा इंटरेस्ट इनकम जो डिपॉजिट पे कमाती है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट कमाती है, जो लोन्स पे इंटरेस्ट कमाती है वो एग्जेम्प्ट है।
तो वो जो एग्जेम्प्ट है, लोन पे जो इंटरेस्ट बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है, तो उनका एग्जेम्प्ट टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है टोटल टर्नओवर के रेशियो में, मतलब टोटल से ज्यादा नहीं, मतलब टोटल में एग्जेम्प्ट का पोर्शन बहुत ज्यादा है। तो आइदर जो रूल 42 हम लोग पढ़े, इसका इनपुट और इनपुट सर्विस का केस है तो इसका ये प्रोविजन फॉलो करे, या रूल 43 हम लोग कैपिटल गुड्स के लिए पढ़ेंगे उसका प्रोविजन को फॉलो करे। अगर नहीं करना चाहती है ये सब, इतना लेंदी प्रोविजन फॉलो नहीं करना चाहती है, तो बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ऑप्शन है कि उनके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है उस महीना का एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका 50% वो क्लेम कर ले। दो ऑप्शन है, आइदर सर आप प्रोसेस से आइए, ये इसको फॉलो करिए रूल 42 43 को, नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% आईटीसी क्लेम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका आईटीसी एलिजिबल आईटीसी आ रहा है उसका 50% आईटीसी आप क्लेम कर। एक बार अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए एक साल में तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते, एक साल में आप ऑप्शन एक ही बार एक्सरसाइज करेंगे। आप जो ऑप्शन चुनना है चुन लीजिए, पर एक बार जो ऑप्शन चुन लिए फिर आप लॉक हो गए उस ऑप्शन में, वो ऑप्शन अब आपको फॉलो करना है। पर जो आपका सेम पैन से जो आईटीसी आ रहा है, मान लीजिए एक मतलब कोई बैंक आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक मान लीजिए बिहार जीएसटीआईएन में बहुत सारे, बिहार स्टेट में उनका बहुत सारा जीएसटीआईएन है, तो अपने पैन नंबर पे उनका इंडिया में जितना भी जीएसटीआईएन है उनसे अगर कोई सप्लाई रिसीव हो रहा है तो वहां पे 50% का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, वो 100% आपको आईटीसी मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई। मान लीजिए कैनरा बैंक का एक बिहार जीएसटीआईएन है और एक वेस्ट बंगाल जीएसटीआईएन है, कैनरा बैंक बिहार जीएसटीआईएन डब्ल्यूबी से कोई सप्लाई ले रहा है तो इस पे 50% अप्लाई नहीं होगा, ये 100% मिलेगा। बाकी जो आईटीसी होगा उस एलिजिबल आईटीसी का आपको 50% मिलेगा। लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप रूल 42 43 में जाइए। पर बार बार ऑप्शन नहीं है, साल में एक बार ऑप्शन है, एक बार जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो रूल 42 हम लोग देख लिए, रूल 43 हम लोग का बाकी है। एक दो सिंपल सिंपल हम लोग नोट्स देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे सीधा। कॉमन नोट्स है, आप एक बार देख लीजिए, फिर रूल 43 में भी हम लोग देखेंगे। जो ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी वैट वैट है सर, हम लोग वैल्यूएशन का अगर आपको प्रोविजन रिवीजन याद है, वैल्यूएशन में हम लोग पढ़े थे सर, एनी टैक्स ड्यूटी से लेविड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। दूसरे किसी एक्ट में सर हम लोग एग्जांपल देखे थे, कस्टम ड्यूटी का, वैट का, एक्साइज ड्यूटी का, म्युनिसिपल टैक्स का, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखे थे। तो वैसा कोई अगर सर टैक्स लेवी होता है तो वैल्यूएशन प्रोविजन के हिसाब से उसको वैल्यूएशन में इंक्लूड करते हैं और उस पर भी टैक्स लगता है। पर इस केस में एग्जेम्प्ट सप्लाई में सर वो सब इंक्लूड नहीं करेंगे और टोटल टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कोई भी टैक्स है सर वैल्यूएशन में तो लगेगा ही लगेगा, वैल्यूएशन में उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। पर यहाँ पे इस रिवर्सल्स को कैलकुलेट करने के लिए, आईटीसी रिवर्सल को कैलकुलेट करने के लिए उसको टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे, ना ही एग्जेम्प्ट सप्लाई में ना ही टोटल टर्नओवर में काउंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैल्यूएशन में होगा पर अमाउंट टैक्स ड्यूटी से यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, कुछ भी फालतू है ये तो सबको पता ही है आपको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, अभी जो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन इतना सारा पढ़े, एक और एक्सक्लूजन है यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या नहीं आएगा, एग्जाम सप्लाई में क्या नहीं आएगा, सॉरी बस एग्जाम सप्लाई में, टोटल टर्नओवर में आएगा, एग्जाम सप्लाई में क्या नहीं आएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई में सर अभी तुरंत आपको बताए, इंटरेस्ट जो है, जिस इंटरेस्ट या डिस्काउंट डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में जो है, लोन्स के अगेंस्ट में जो है, एडवांस के अगेंस्ट में जो है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है, वो एग्जेम्प्ट है। पर बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल मैं आपको बताए थे, ये प्रोविजन बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, ये प्रोविजन बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, ये नॉर्मल प्रोविजन। मैं कोई इंटरेस्ट कमाता हूं सर, मैं कोई इंटरेस्ट कमाता हूं तो ये मेरा एग्जाम सप्लाई है, मुझे इस पे जीएसटी नहीं देना है। पर फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी रिवर्सल ये एग्जाम सप्लाई में काउंट नहीं होगा। रैशनल यही है सर, इस एग्जाम सप्लाई को कमाने के लिए मेरा कोई खास कॉमन आईटीसी कॉमन इनपुट है नहीं, लगता नहीं है, बस पैसा देना है, पैसा पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसमें क्या है, ये एग्जाम सप्लाई में काउंट नहीं होगा, टोटल टर्नओवर में होगा सर, बिल्कुल होगा सर, एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, पर फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी रिवर्सल ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में, एग्जाम सप्लाईज में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब एक्सक्लूड होगा। ठीक है,
और दूसरा आता है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का जो सप्लाई है, वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स भी एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का अगर हम कुछ सप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज में वो नहीं आएगा। दो चीज नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? इंटरेस्ट नहीं आएगा और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स नहीं आएगा। इसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग, हम लोग पढ़े आएगा लैंड, और सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 बिल्डिंग भी आएगा एग्जाम सप्लाई में। तो जिस वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी दिया जाएगा वही वैल्यू आएगा, सेल वैल्यू नहीं आएगा। मान लीजिए सेल वैल्यू है 1 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 2 करोड़, कौन सा वैल्यू लेंगे? 2 करोड़ आएगा एग्जाम सप्लाई में और टोटल टर्नओवर में, दोनों में ही। एग्जाम सप्लाई में क्या नहीं आएगा और टोटल टर्नओवर में आएगा? बस एक ही था वो केस जब इंटरेस्ट वाला और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स वाला, जहां पे बस एग्जाम में वो नहीं आएगा, इसमें आएगा टोटल। बाकी जो भी बताया जा रहा है आपको दोनों जगह के लिए बताया जा रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग का कौन सा वैल्यू लेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, सेल वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं लेंगे आईटीसी रिवर्सल के लिए। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो हम लोग पढ़े थे, शेयर्स, म्यूचुअल फंड और ये सब, इसका वैल्यू क्या लेंगे? इसका वैल्यू लेंगे 1% ऑफ सेल वैल्यू। जब हम बेचते हैं, मान लीजिए कोई शेयर्स हम सेल कर रहे हैं 10 करोड़ में, परचेज किए थे 8 करोड़ में, प्रॉफिट है 2 करोड़, क्या लेंगे वैल्यू? 2 करोड़ प्रॉफिट वैल्यू? नहीं सर, 10 करोड़ का 1% ले लीजिए। सिंपल तो बताया हुआ है, जो सेल वैल्यू है उसका 1% ले लीजिए, वही हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इससे सिंपल और क्या बताया जाएगा? सिक्योरिटी पे एक बहुत इजी ये है, सिक्योरिटी जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज गुड्स और सर्विस मैंने आपको पहले ही बता दिया। पर फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम सप्लाई आईटीसी रिवर्सल के लिए इसको एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड किया गया है। सिक्योरिटी में डेरिवेटिव्स इंक्लूड होता है, डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटी का पार्ट है। डेरिवेटिव्स का दो टाइप सर अगर आप देखेंगे, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे तो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यही अंतर है, एक सर रेगुलेटेड है, एक अनरेगुलेटेड है। एक सर एक्सचेंज के थ्रू होता है, दूसरा ऐसे ही होता है, ओवर द काउंटर हो सकता है। तो जहां पे एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व है, जहां पे फ्यूचर और फॉरवर्ड, डेरिवेटिव्स क्या है सर? डेरिवेटिव्स ऐसा चीज है जो अपना वैल्यू डिराइव कर रहा है। डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव्स में एड वर्ड या डिराइव, जो अपना वैल्यू डिराइव कर रहा है किसी अंडरलाइंग एसेट से, वही है डेरिवेटिव्स। तो अगर उस अंडरलाइंग एसेट्स का अगर एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व है तो नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है। मान लीजिए किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा चीज है, मान लीजिए किसी भी वीट के प्राइस बढ़ने या घटने का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वीट का अगर एक्चुअल डिलीवरी वहां पे इन्वॉल्व है तो वो तो नॉर्मल सप्लाई हो जाएगा, वीट का सेल हो जाएगा सर। पर अगर वो एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है तो वो डेरिवेटिव ही है, तब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सिक्योरिटी का पार्ट है, जीएसटी नहीं लगेगा। पर एग्जाम सप्लाई में तो आएगा। पर अगर दूसरे केस में अगर एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व है, जीएसटी तो लगेगा, पर वो एग्जाम सप्लाई तब नहीं रहेगा। परफेक्ट है, क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक गारमेंट फैक्ट्री है सर, एक गारमेंट फैक्ट्री है जिसको एक गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलता है यूनिफॉर्म बनाने के लिए। किसके लिए? कमांडो लोगों के लिए, कमांडो यूनिट के लिए यूनिफॉर्म बनाना है। दिस सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, और ये जो सप्लाई है कमांडो यूनिट के लिए यूनिफॉर्म बनाने का, ये एग्जेम्प्ट है सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। सेक्शन 11 के अंदर में जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है वहां के हिसाब से ये आपका एग्जेम्प्ट है। तो अब जो इसके एग्जाम सप्लाई है ये आप यहां तक समझ गए। अब बोल रहा है द फैब्रिक इज एक्सक्लूसिवली प्रोक्योर्ड फॉर सच सप्लाई, कुछ फैब्रिक इसके लिए एक्सक्लूसिवली परचेज किया गया। एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट? एग्जाम सप्लाई। बट थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल, बट थ्रेड और लाइनिंग मटेरियल जो धागा है सर, वो टैक्सेबल के लिए भी है, एग्जाम के लिए भी। मतलब फैक्ट्री में इस कमांडो यूनिट के अलावा और भी कपड़ा बनाया जाता है, उसके लिए भी थ्रेड लगता है। तो जो फैब्रिक है वो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई है, और जो थ्रेड और ये है वो एग्जाम के लिए भी है, टैक्सेबल के लिए भी है। अब टर्नओवर जो है आपका अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री, जो बाकी टैक्सेबल प्रोडक्ट्स है, उसका टर्नओवर 4 करोड़ है, और ये यूनिफॉर्म वाला एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट का 1 करोड़ है। मतलब टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर कितना है? 4, और एग्जेम्प्ट का 1 है। आईटीसी ऑन थ्रेड एंड लाइनिंग मटेरियल, थ्रेड पे आईटीसी है 5,000 रुपए, और आपका लाइनिंग मटेरियल पे है 15,000 रुपए। सॉल्व किया हुआ है, बस आपको जल्दी से मैं दिखा देते हैं, सॉल्व करके लाए हैं आपके लिए। अब देखिए, थ्रेड्स और लाइनिंग मटेरियल्स जो है वो हम लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? टैक्सेबल के लिए भी और एग्जाम सप्लाईज के लिए भी। क्या चीज के लिए कर रहे हैं? टैक्सेबल के लिए भी, और टैक्सेबल के लिए भी हो रहा है, एग्जाम के लिए भी हो रहा है। आईटीसी थ्रेड पे कितना है? 15,000, और लिनन पे कितना है? 5,000। फैब्रिक के बारे में नहीं दिया है, फैब्रिक पे देता भी तो हम लोग टोटल आईटीसी में से माइनस करते, बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई। तो टोटल कॉमन क्रेडिट कितना हो गया? 20,000 रुपए। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, कॉमन क्रेडिट हो गया 20,000 रुपए।
अब एग्जाम सप्लाई के लिए कितना आईटीसी एट्रीब्यूटेबल है, कॉमन आईटीसी इंटू एग्जाम टर्नओवर बाई टोटल टर्नओवर। तो कॉमन क्रेडिट कितना 20,000, एग्जाम टर्नओवर कितना 1 करोड़, टोटल टर्नओवर कितना, एग्जाम प्लस टैक्सेबल, एग्जाम था 1 टैक्सेबल था 4, तो टोटल टर्नओवर हो गया 5 करोड़। तो 4,000 रुपए का आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। एलिजिबल आईटीसी कितना है, टोटल का टोटल 20,000 आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले गए थे, 4,000 रिवर्स कर दिए, एलिजिबल आपका है 16,000 रुपए। कितना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 10 है। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, इंफॉर्मेशन दिया हुआ एक मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड सितंबर महीना का, आपको आईटीसी निकालना है कितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा और आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना ऐड होगा। तो ये सॉरी ये अभी आप मत देखिए, ये रूल 43 का क्वेश्चन है, ये रूल 43 हम लोग कर लेंगे तब देखेंगे। उससे पहले वाला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 17 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका लगभग प्रोविजन कवर हो जाएगा। ऑल इन वन स्टोर इज अ रिटेल चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। ऑल इन वन स्टोर जो है एक डिपार्टमेंटल स्टोर का रिटेल चेन है, जिसका लगभग हर स्टेट में आपका प्रेजेंस है। ये सब जान के हम क्या करेंगे। बोथ एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जेम्प्ट भी बेचता है, टैक्सेबल भी बेचता है। नहीं बेचेगा तो सर हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे। वो एक रेंटेड प्रीमाइसेस में ऑपरेट करता है, जीएसटी देता है रेगुलर में, और जो रेंटेड प्रीमाइसेस है वो बिजनेस के लिए भी यूज करता है और रेसिडेंशियल यूज भी करता है। अगर बताया जाएगा कितना बिजनेस है कितना रेसिडेंशियल है तो वैसे हटा देंगे, नहीं बताया जाएगा तो 5% डिमिंग, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी तक फालतू बात बताया था, आगे हम लोग देखते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम्स, टर्नओवर दिया हुआ है, कौन सा आइटम कितना बेचता है, टैक्सेबल आइटम इतना, एग्जेम्प्टेड वाइड नोटिफिकेशन, ये एग्जेम्प्टेड वाइड नोटिफिकेशन है, एग्जाम सप्लाई, आइटम नॉट लेविएबल टू जीएसटी। सर एग्जेम्प्टेड वाइड नोटिफिकेशन हो या आइटम नॉट लेविएबल टू जीएसटी हो, सर दोनों ही एग्जाम सप्लाई है। क्लियर है। नेक्स्ट है, मुंबई स्टोर ट्रांसफर्स टू अनदर ऑल इन वन स्टोर लोकेटेड इन गोवा। मुंबई स्टोर अपने गोवा स्टोर को देता है, सर रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन है, वैल्यूएशन प्रोविजन आ सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ, क्यों दिया है मुंबई स्टोर गोवा स्टोर को, क्या फ्री सैंपल्स बांट दीजिए। वैल्यूएशन प्रोविजन आएगा तो आएगा सर, फ्री सैंपल भी आ गया। फ्री सैंपल आप लोग पिछले ही क्लास में देखे हैं, ब्लॉक क्रेडिट में ब्लॉक है सर, पर जो फ्री सैंपल बांटता है उसके लिए, तो गोवा स्टोर के लिए होगा, वो हम लोग को अभी नहीं देखना। अब बोल रहा था वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस फॉर सच आइटम्स इज 5 लाख, सच आइटम्स आर सोल्ड इन मुंबई स्टोर एट 8 लाख। अब इसमें वैल्यूएशन का प्रोविजन लगाइए। वैल्यूएशन का प्रोविजन क्या था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, पहला सर ओपन मार्केट वैल्यू, उसके बाद लाइक काइंड एंड क्वालिटी, फिर सर क्या था कॉस्ट, फिर रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर था ना। तो उसके बाद जब था सर रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर, 30 में सर 31 रूल 30 और 31 इन दैट ऑर्डर कॉस्ट का 110% लेते थे, वो सब छोड़िए। उसका प्रोविजो क्या था, अगर सर रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है तो वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, शैल बी द ओपन मार्केट वैल्यू। पर यहाँ पे जिसको हम ये दे रहे हैं, जो गोवा स्टोर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है क्या, वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो तो जीरो आईटीसी के लिए एलिजिबल है, बिकॉज वो फ्री सैंपल बांटेगा, उसको आईटीसी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस नहीं लेंगे, यहाँ हो जाएगा जो मुंबई स्टोर में सोल्ड होता है ओपन मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपया ही ले लेंगे इसका। ठीक है। नेक्स्ट है ये सर, परचेज है मेरा, टैक्सेबल आइटम्स 55 लाख रुपए का खरीदे हैं, आइटम्स एग्जेम्प्टेड वाइड नोटिफिकेशन, आइटम नॉट लेवी, इसमें टैक्स परचेज से हमको निकालना है कितना आईटीसी होगा इस पे वो। नेक्स्ट है, फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर आउटवर्ड सप्लाईज। फ्रेट पेड टू जीटीए को दिए हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल आइटम्स, 1 लाख रुपए का टैक्सेबल आइटम्स ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके लिए दिए हैं। टैक्सेबल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल है। एग्जेम्प्टेड आइटम्स के लिए 80,000, नॉन टैक्सेबल आइटम के लिए 20,000, ये सब तो नहीं मिलेगा, एग्जाम सप्लाई के लिए क्या ही मिलेगा। मंथली रेंट पेबल 5,50,000 रुपया रेंट है सर, टैक्स नहीं है, सब वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, इस पर टैक्स हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, तब आईटीसी निकल के आएगा। 1/3 जो है पर्सनल है तो 1/3 आईटीसी नहीं मिलेगा, 2/3 तो मिलेगा। एक्टिविटी ऑफ पैकिंग एंड पुटिंग द लेबल ऑफ स्टोर ऑन द सेल प्राइस। पैकिंग सर 2,50,000 रुपए, पैकिंग सर नहीं बताया गया, टैक्सेबल एग्जाम के लिए नहीं बताया गया है, तो दोनों के लिए है। सैलरी पेड टू रेगुलर स्टाफ एट द स्टोर, सैलरी पेड, सैलरी दिया गया रेगुलर स्टाफ को स्टोर में 2 लाख रुपए, सैलरी का क्या, शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन, एम्प्लॉयड एम्प्लॉय।
जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स यूज फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस नहीं मिलेगा। ब्लॉक भी है 17(1) में भी बाहर है, अभी जो हम लोग देखे थे बिजनेस नॉन बिजनेस, नॉन बिजनेस का नहीं मिलता है। जीएसटी पेड ऑन रेंट अ कैब सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट अ कैब लेते हैं सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में तो कवर नहीं होगा सर। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स अप टू 13 सीटर सर ब्लॉक्ड है, और ब्लॉक में ये भी आ जाएगा बिकॉज इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ। आपका ऑब्लिगेशन रहता तब तो मिल भी जाता, आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, आपका ऑब्लिगेशन नहीं है इस रेंटिंग का, तो आपका मोटर व्हीकल का रेंटिंग और हायरिंग लीजिंग भी आपका ब्लॉक क्रेडिट है सर। जीएसटी पेड ऑन आइटम्स गिवन एज फ्री सैंपल, आइटम जो फ्री सैंपल बांट दिए उस पे जीएसटी दिए थे, 4,000 रुपए दिए थे तो नहीं मिलेगा सर। फ्री सैंपल्स पे जीएसटी का आईटीसी थोड़ी मिलता है, तो ब्लॉक क्रेडिट है। ये सब आपको फैक्ट बता दिया। अब आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर निकालिए, कॉमन क्रेडिट निकालिए, एग्जाम सप्लाईज के लिए कितना आएगा, एलिजिबल आईटीसी आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट निकालिए, और नेट जीएसटी पेबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये हम लोग अभी नहीं बनाएंगे, हम लोग अभी जितना पढ़े हैं वही बनाएंगे। जीएसटी का रेट सर सर्विस पे जो है, जीटीए हैज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे टैक्स इटसेल्फ, टैक्सेस पेबल ऑन सच सर्विस एट द रेट 5%। 5% में जीटीए सर्विस पे टैक्स लगेगा, अदर सर्विस पे 18%, मतलब आरसीएम में टैक्सेबल है ये, जीटीए इस पे टैक्स नहीं देगा, तो आरस रिवर्स चार्ज में टैक्स लगेगा। रजिस्टर्ड सप्लायर से सब पे टैक्स लगेगा, यही सब बताया गया। आइए क्वेश्चन नंबर है 10। 10 तो हमारा रूल 43 है, वो तो अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे अभी 17। सबसे पहला था सर, सबसे पहला था कि हम लोग का जो आइटम्स है, जो टैक्सेबल सप्लाईज था 55 लाख रुपए का, वो हम लोग टैक्सेबल सप्लाईज प्रोक्योर किए हैं। वो टैक्सेबल सप्लाईज हम लोग प्रोक्योर किए हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो सेल वैल्यू था, यहाँ परचेज वैल्यू 55 लाख पे आ जाएगा। जो मेरा रेट है जीएसटी का 18%, वो आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है तो इस पे तो कोई टैक्स ही नहीं, और नॉन टैक्सेबल पे कोई टैक्स हो ही नहीं सकता है, तो इस दोनों पे कोई टैक्स तो आएगा नहीं। बस इस पे मेरा इनपुट आ जाएगा 55 लाख रुपए का 18%। 55 लाख रुपए का 18%, 9,90,000 रुपए का आईटीसी आ गया ये। नेक्स्ट बताइए, फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर आउटवर्ड, और वो दोनों भी हम लोग लिखेंगे कि एग्जेम्प्ट पे नहीं आएगा, और उस पे उसको भी 2 नंबर और 3 नंबर देके लिखना चाहिए। फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल आइटम्स, 1 लाख रुपए का 5%, 5,000 रुपए इसका आईटीसी भी हमें मिलेगा। फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना क्रेडिट होगा, टोटल आईटीसी माइनस एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट हटा देंगे, तो एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट तो यहाँ हट ही जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी क्रेडिट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वही जाएगा जो डायरेक्टली टू टैक्सेबल है, और जो कॉमन टू टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों ही है। नेक्स्ट देखिए, फॉर नॉन टैक्सेबल आइटम्स के लिए जीटीए को दिए, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा। रेंट 5,50,000 रुपए रेंट था सर, 5,50,000 का 18%, तो जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा इस पे, पर आईटीसी कितना का मिलेगा। नॉन बिजनेस अगर हमको अभी पता है तो अभी हटा देंगे, नहीं पता होगा तो लास्ट में 5% हटेगा। 2/3 हम बिजनेस यूज करते हैं, 1/3 हम पर्सनल करते हैं, तो 2/3 ले लीजिए। 5,50,000 का 18% इंटू 2/3 इक्वल टू 66,000। पैकिंग सर दोनों के लिए कॉमन है, तो ले लीजिए 2,50,000 का 18%, 45,000। सैलरी शेड्यूल 3 है, पर्सनल पर्पस ब्लॉक ही है, रेंट अ कैब ब्लॉक ही है, फ्री सैंपल ब्लॉक ही है। तो टोटल आईटीसी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होगा, ए नंबर हमारा यही था, मैं पूछता नहीं पूछता हम इसी प्रोसेस से बनाते, तो 11,06,000 का आईटीसी आ गया अपना। नेक्स्ट है कॉमन क्रेडिट निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना आ गया वो लिखेंगे, माइनस ये आईटीसी ऊपर वाला, ये हमारा क्रेडिट हो गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये चला गया है। अब हमको पोर्टल पे क्या करना है, बस रिवर्सल्स लिखना है, पर कैलकुलेशन के लिए ये सब करके तब तो रिवर्सल्स कैलकुलेट होगा। अब माइनस अमाउंट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टैक्सेबल सप्लाईज के लिए कौन कौन सा सर, जो सबसे पहला सर 55 लाख पे 9,90,000 निकाले थे, ये तो टैक्सेबल के लिए ही था, और ये भी टैक्सेबल के लिए ही था, तो 9,95,000 ये दोनों ही मेरा डायरेक्टली टू टैक्सेबल है, तो ये अभी हटा देंगे, तभी तो कॉमन बचेगा, जो कॉमन है टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए वो बचेगा। तो अब बच गया मेरा 1,11,000 रुपए कॉमन क्रेडिट। अब फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमन क्रेडिट इंटू ई बाय एफ, ई इक्वल टू एग्जाम सप्लाई, एफ इक्वल टू टोटल टर्नओवर। एग्जाम सप्लाई क्या है, एग्जाम सप्लाई दिया हुआ ही था, एग्जाम सप्लाई मेरा क्या है, आउटवर्ड,
12 लाख और 3 लाख यहाँ पे हो गया मेरा एग्जेम्प्ट, 12 लाख और 3 लाख यहाँ पे मेरा एग्जेम्प्ट हो गया। जो दो मेरा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी तो एग्जाम सप्लाई भी है, एग्जाम नील रेटेड होली एग्जाम और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, तो ये दोनों आ गया, तो ये मेरा 15 लाख हो गया मेरा एग्जाम सप्लाई। टोटल टर्नओवर क्या हो गया, टोटल टर्नओवर हो गया मेरा, यहाँ पे देखिए 42 लाख, 42 लाख प्लस 12 लाख प्लस 3 लाख, 42 12 और 3 हो गया, और एक स्टॉक ट्रांसफर भी था, ये भी मेरा सप्लाई है, शेड्यूल 1 के हिसाब से पैसा ले नहीं ले, ये मेरा सप्लाई है। इसका वैल्यू हम लोग क्या डिटरमाइन किए थे, 8 लाख, वो आपको लिखना पड़ेगा नोट्स में कि यहाँ पे फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ओपन मार्केट वैल्यू 8 लाख ले लेंगे, और वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस जो है यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू नहीं होगा, तो 42, 12, 3 और 8 ये तीनों आ जाएगा आपका टोटल टर्नओवर में, 42, 12, 3 और 8 आ जाएगा मेरा टोटल टर्नओवर में 65 लाख। फॉर्मूला 15 लाख बाय 65 लाख इंटू 1,11,000 एग्जाम सप्लाई बाय टोटल टर्नओवर इनटू कॉमन आईटीसी, तो 25,615 रुपया हमें रिवर्स करना होगा। एलिजिबल कॉमन क्रेडिट कैसे निकालेंगे, एलिजिबल कॉमन क्रेडिट मतलब टोटल कॉमन आईटीसी माइनस आईटीसी रिवर्सल, टोटल कॉमन क्रेडिट कितना था 1,11,000, ये निकालने से क्या होगा, मतलब ये जो हम लोग निकाले ये इसका पोर्टल पे कोई इफेक्ट जाएगा नहीं, ये आपको पूछा जा रहा है पोर्टल पे क्या इफेक्ट जाएगा, अगर पूछता टोटल एलिजिबल आईटीसी, तो टोटल एलिजिबल आईटीसी मतलब जो हम लोग लिए थे ये 11,06,000 और माइनस मेरा 25,615 जो आता वो मेरा आईटीसी एक्चुअली पोर्टल पे रहेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है, आईसीआई का स्टडी मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन एक ये है, एक और अपना वो रूल 43 पे बच जाएगा, वो अभी हम लोग करेंगे, अभी तुरंत उसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 18, बहुत सिंपल है, देखिए वन शॉप इज अ रिटेल, वन शॉप इज अ रिटेल सप्लायर ऑफ बोथ टैक्सेबल और एग्जाम प्रोडक्ट, दोनों ही बेचता है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, छोड़िए सेल का डिटेल दिया हुआ है, टैक्सेबल इतना बेचता है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी, नॉट लेविएबल टू जीएसटी भी एग्जाम सप्लाई। परचेज का डिटेल दिया हुआ है, 45 लाख का टैक्सेबल गुड्स, 4 लाख का नॉट लेविएबल टू जीएसटी वाला गुड्स परचेज करता है। बाकी जो एक्सपेंस इनकर किया है उसका डिटेल दिया, मंथली रेंट पेबल आपका 3.5 लाख है। टेलीफोन एक्सपेंस जो है 30,000 रुपए लैंडलाइन के लिए दिया है, 20,000 रुपए मोबाइल फोन के लिए दिया है एम्प्लॉयज के लिए, और मोबाइल फोन जो है एम्प्लॉय को ऑफिशियल यूज के लिए दिया गया है, ठीक है, ऑफिशियल यूज के लिए है, बिजनेस यूज के लिए है, तो मिलेगा ये आईटीसी। ऑडिट फीस चार्टर्ड अकाउंटेंट को 35,000 दिया है, और स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए 25,000 दिया है, सर्टिफिकेशन वर्क के लिए किसी भी चीज के लिए दो भाई, ब्लॉक थोड़ी है जो अलग अलग सर्विस बताया हुआ है, 60,000 रुपए है, सीधा इस पे निकालेंगे। प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, सर हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कुछ याद आया सर, ब्यूटी ट्रीटमेंट पढ़े थे सर, कॉस्मेटिक सर्जरी पढ़े थे, प्लास्टिक सर्जरी पढ़े थे, फूड फूड पढ़े थे, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विसेज, क्या था सर, आईटीसी ब्लॉक था, कब मिलता, जब ये आपका किसी भी एक्ट में आपका मैंडेटरी रहता, पर एक्ट में मैंडेटरी है क्या, ये कंपनी पॉलिसी के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसका आईटीसी हमको नहीं मिलेगा सर, ब्लॉक क्रेडिट है। Freight paid to GTA for outward transportation of goods not leviable to GST exclusively for exempt supply सर नहीं मिलेगा। For taxable goods मिलेगा सर। Free samples नहीं मिलेगा। जिसका आईटीसी ही नहीं मिलेगा उसको हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे, हम ट्रेड लेजर में ही नहीं आएगा उसके, उसको उस पर रिवर्सल्स क्यों कैलकुलेट करेंगे। बोल रहा है सर सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी जो भी आपको एज्यूम करना है प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से आप लोग देखिए, 2.5% 5% टैक्स लगेगा रिवर्स चार्ज में, और नॉर्मल प्रोविजन में 6%, 6%, 12%, 6% का भी कोई स्लैब नहीं है, पर वो आप प्रोविजन समझिए, वो सब में मत जाइए। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट स्टेप हमारा, सेकंड स्टेप क्या था हमारा, कॉमन आईटीसी, थर्ड क्या था, कितना कॉमन क्रेडिट के लिए, नेट जीएसटी पेबल अभी हम लोग नहीं निकालेंगे। सॉल्व करते हैं, सबसे पहला कि आईटीसी कितना क्रेडिट होगा, टैक्सेबल गुड्स सर 45 लाख बोला है, 6% टैक्स है, 2,70,000, 2,70,000। गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी, इस पे कोई टैक्स ही नहीं होगा, जीएसटी ही नहीं है, तो मंथली रेंट फॉर शॉप 3,50,000 का 6% ले लीजिए। टेलीफोन एक्सपेंस का आईटीसी कहीं पे ब्लॉकिंग नहीं है तो पूरा ही ले लीजिए। सीए फीस 60,000 पे ले लीजिए।
हेल्थ इंश्योरेंस ब्लॉक्ड है तो इस पे आईटीसी आपका टैक्स तो लगता ही है पर आईटीसी नहीं आएगा, इसलिए क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा। फ्री सैंपल्स 5000 ब्लॉक्ड ही है। नॉन टैक्सेबल गुड्स का आईटीसी एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई क्रेडिट लेजर में ही नहीं जाएगा। फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स ले लीजिए, तो सबको ऐड करके कितना आ गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में 3,01,350 3,01,350 रुपया आईटीसी चला गया। अब कॉमन क्रेडिट कैसे निकालते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी गया माइनस जो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल है उसको हटा देंगे तो बचेगा कॉमन। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या आईटीसी गया सर? फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो टैक्सेबल के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और जो कॉमन है, कॉमन को आगे एग्जेम्प्ट पर्पस का रिवर्स कर देंगे, एग्जेम्प्ट से एट्रीब्यूटेड जितना है वो रिवर्स कर देंगे, तो बाकी जो लास्ट में बच जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का आईटीसी माइनस रिवर्सल, वो क्या बच जाएगा? वैसा आईटीसी जो टैक्सेबल के लिए है। परफेक्ट है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का आईटीसी माइनस आईटीसी ऑन टैक्सेबल गुड्स 2,70,000 2,70,000 ये ऊपर वाला ये माइनस कर दिए, माइनस जीटीए एक्सपेंस फॉर टैक्सेबल लास्ट वाला 3750 जो डायरेक्टली टू टैक्सेबल था, तो बच गया मेरा 27,600 बच गया मेरा सीजीएसटी, 27,600 बच गया मेरा एसजीएसटी जो कि मेरा कॉमन क्रेडिट है। अब एग्जाम टर्नओवर टैक्सेबल टर्नओवर सब दिया हुआ ही है, एक बार फिर से दिखा देते हैं, आप लोग बोलिएगा नहीं सब तो बना के लाए थे कुछ भी नहीं दिखाए। ये देखिए आपको एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई ऊपर में ही दिया हुआ है। एग्जाम सेल है आपका 10 लाख और टैक्सेबल है 50 लाख, दोनों जोड़ के टोटल हो जाएगा 60 लाख। दोनों जोड़ के आपका टोटल हो जाएगा 60 लाख। तो एग्जाम्ड आईटीसी रिवर्सल कॉमन आईटीसी इंटू एग्जाम बाय टोटल 27,600 इंटू एग्जाम 10 लाख बाय 60 लाख आ गया आपका 4600 अंडर सीजीएसटी और 4600 अंडर एलिजिबल आईटीसी। अगर पूछेगा तो टोटल में से घटाएंगे। कॉमन आईटीसी का अगर एलिजिबल कॉमन आईटीसी अगर पूछेगा तो कॉमन आईटीसी में से घटाएंगे, सिंपल है। 19 नंबर देख लीजिए, लास्ट नहीं था 19 भी था, 19 भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, 19 भी देख लीजिए। यहाँ तक आपको एकदम सब मस्त समझ आ गया होगा, इससे मुश्किल कुछ इससे हार्ड कुछ आता भी नहीं है एग्जाम में। मिस्टर राजेश खुराना हैज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म इन द नेम ऑफ, क्या नाम है सर? क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी आपका नाम है। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, फर्म जो है राजस्थान में रजिस्टर्ड है, 3 टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाती है, एम एन और ओ, तीनों टैक्सेबल है सर, एम एन और ओ, पर बीच वाला जो एन है सर उस टैक्सेबल तो है पर उस पर टैक्स खुराना एंड कंपनी को नहीं देना है, वो उसका रेसिपिएंट देगा बिकॉज वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। तो आपका कुछ दिमाग में कुछ आया, रिवर्स चार्ज में अगर कोई भी चीज टैक्सेबल है, सामने वाला उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा, तो वो मेरा क्या चीज में आ जाएगा? वो मेरा आ जाएगा एग्जाम सप्लाई में। तो टर्नओवर ऑफ एम दिया हुआ है मेरा, एम टैक्सेबल है, एन टैक्सेबल है, ओ टैक्सेबल है, पर एन जो है रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, तो ये मेरे लिए एग्जेम्प्ट है। टर्नओवर ऑफ एम कितना है? 14 लाख, एन इतना, ओ इतना। एक्सपोर्ट ऑफ एम, एम जो टैक्सेबल प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट है, टैक्सेबल सप्लाईज में ही आता है, जीरो रेटेड सप्लाई विद आईजीएसटी करिए, नॉट एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट मर्चेंट एक्सपोर्ट टैक्स पर कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ ओ अंडर एलयूटी, एलयूटी में कर रहे हैं तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, पर ये भी टैक्सेबल सप्लाई है। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अनरिलेटेड क्लाइंट्स, अनरिलेटेड क्लाइंट्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बात कर रहा है, अगर 5 कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, सप्लायर इंडिया में, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, और पेमेंट अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, और आईएनआर वेयर परमिटेड बाय आरबीआई, और सर सप्लायर और रेसिपिएंट मेनली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाता है, उसी के लिए बताया गया है कि अनरिलेटेड है और फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है तो ये भी एक्सपोर्ट ही है। तो ये सब टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जाम टर्नओवर, और ये भी टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है। सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग आ गया सर, एग्जाम सप्लाई में आ जाएगा, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 5B ऑफ शेड्यूल 2, सेल ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आ जाएगा, बिल्डिंग का कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन 1,20,00,000, क्या हो जाएगा सर? एग्जाम सप्लाई हो जाएगा, और बोलिए हाँ हो जाएगा। बिल्डिंग के केस में आपको क्या बताए हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट दिया हुआ है 2,50,000 जो कि 2% है, तो 2,50,000 को 2% से डिवाइड करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, इंटरेस्ट इनकम सर अभी पढ़ाए थे, एग्जाम सप्लाई तो होता है पर एग्जाम टर्नओवर में नहीं आएगा, यहाँ पे रिवर्सल्स के लिए टोटल में आएगा, तो ये एग्जाम टर्नओवर में नहीं आएगा। सेल ऑफ शेयर्स, परचेज प्राइस 2,40,40,000, सेल अमाउंट 2,50,00,000, कितना लेंगे 10 लाख, माइनस करके परचेज माइनस सेल माइनस परचेज, नहीं सर सेल का 1% लेंगे, इसका 1% लेंगे। लीगल सर्विस रिसीव फ्रॉम एन एडवोकेट इन रिलेशन टू प्रोडक्ट एम, प्रोडक्ट एम जो है, प्रोडक्ट एम क्या है, टैक्सेबल है ना, प्रोडक्ट एम टैक्सेबल है, उस पे उससे रिलेटेड ये ले रहे हैं। प्रोडक्ट एम क्या था आपका, प्रोडक्ट एम तो टैक्सेबल ही है। तो ये लीगल सर्विस जो लॉयर से ले रहे हैं इस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स तो देंगे, पर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टैक्सेबल सप्लाईज है, तो ये आईटीसी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विस दिया हुआ है, इनपुट 35 लाख और इनपुट सर्विस 15 लाख, दोनों मिला के 50 लाख रुपए आपके पास कॉमन इनपुट है। गुड्स का रेट सर 12% है, सर्विस का रेट 18% है, निकालिए कॉमन आईटीसी आप, कितना पैसा कैश लेजर से देना है, क्या देना है, क्रेडिट लेजर से देना है, वो अभी आपको नहीं निकालना, आईटीसी निकाल के छोड़ दीजिए। पढ़ते हैं सर, सिंपल है ये, और सिंपल क्वेश्चन है, बस एक दो की प्रोविजन जो पढ़ाए थे वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बाकी बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है यहाँ पे देखिए, इनपुट्स दिया हुआ था 35 लाख, इनपुट्स पे टैक्स का रेट 12 लाख तो आ गया 4,20,000, इनपुट सर्विस 15 लाख पे 18% 2,70,000, ये दोनों बताया ही हुआ है, लिखा ही हुआ है, कॉमन है। लीगल सर्विस ले लिए सर, लीगल सर्विस ले लिए लॉयर से, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल है, पर आईटीसी क्रेडिट लेजर में तो जाएगा ही। ये 63,000 आ गया, 3,50,000 का 18%, तो आईटीसी आ गया जो क्रेडिट लेजर में जाएगा वो आ गया आपका 7,53,000। कॉमन क्रेडिट कैसे निकालेंगे, कॉमन क्रेडिट 7,53,000 में से घटा देंगे ये तो भी आ जाएगा, और आपको कॉमन क्रेडिट इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही है, दोनों को प्लस कर देंगे, इनपुट और इनपुट सर्विस जो कॉमन है वही तो हो गया कॉमन क्रेडिट। आईटीसी रिवर्सल्स के लिए यहाँ पे आपका टर्नओवर निकालना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बाकी और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्नओवर कैसे निकालेंगे, टर्नओवर ऑफ एन आ जाएगा जो आपका रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्ट है। बिल्डिंग का आ जाएगा सर 2,50,000 बाय 2%, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाएगा, ये याद रखिएगा, ये गलती नहीं करना। इंटरेस्ट नहीं आएगा, स्पेसिफिकली बताएं आप लोगों को कि अदर देन बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एनबीएफसी छोड़ के एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंटरेस्ट आएगा नहीं, टोटल टर्नओवर में आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं आएगा, अदरवाइज जीएसटी में एग्जेम्प्ट है पर इस प्रोविजन में नहीं आएगा। शेयर्स का वैल्यू 2,50,00,000 का 1% ले लेंगे, 1% ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू सेल वैल्यू 2,50,000, ये आ गया एग्जेम्प्ट टर्नओवर 1,33,50,000। टोटल टर्नओवर में सर एग्जेम्प्ट टर्नओवर और बाकी जो कुछ बच गया है वो ले लेंगे तो टोटल टर्नओवर आ जाएगा। क्या क्या बच गया, एग्जाम टर्नओवर ऊपर से ले लिए, टैक्सेबल तो पूरा ही बचा हुआ है, प्लस इंटरेस्ट जो वहां पे नहीं आया था वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे टोटल टर्नओवर में आएगा, तो इंटरेस्ट ले लिए, बाकी सर पूरा ले लीजिए, जो एम का है, ओ का है, एक्सपोर्ट है, ये है सब टैक्सेबल ही है, तो टोटल टर्नओवर आ गया 1,94,00,000। तो आईटीसी रिवर्सल बराबर कॉमन आईटीसी इंटू एग्जाम टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर, कॉमन आईटीसी 6,90,000 इंटू एग्जाम टर्नओवर 1,33,50,000 डिवाइडेड बाय 1,94,00,000 तो आ गया 4,74,819 राउंड ऑफ कर दिए 4,74,820 आ गया। एलिजिबल आईटीसी क्या है 7,53,000, 7 लाख, ये टोटल का हम बता रहे हैं। एलिजिबल कॉमन क्रेडिट मतलब कॉमन क्रेडिट में से रिवर्सल माइनस करेंगे, एलिजिबल टोटल क्रेडिट मतलब टोटल जितना क्रेडिट लेजर में लिए माइनस करेंगे आईटीसी रिवर्सल। सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, बहुत सिंपल है, रूल 42 पूरा ही कवर हो गया। अब इसमें नोट्स में आते हैं हम लोग, रूल 42, रूल 42 में आइए, रूल 42 में एक छोटा सा चीज बच गया, रूल 42 में बोलता है अब तो जैसे महीना महीना हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार साल के अंत में भी करेंगे। साल के अंत में कब करेंगे सर, सितंबर महीना के रिटर्न डालने से पहले करेंगे, जो ड्यू डेट होता है सितंबर महीना के रिटर्न डालने का उससे पहले एक बार सालाना कैलकुलेशन करेंगे, सालाना सारा अमाउंट ईयर का लेंगे तो सालाना आ जाएगा, एनुअल बेसिस का अमाउंट आ जाएगा। क्या नोट है सर, बोल रहा है रूल 42 का रिवर्सल्स जो है आप एक बार ईयरली एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करिएगा, और एनुअल बेसिस पे जो कैलकुलेट किए हैं उसको कंपेयर करिएगा, जो एग्रीगेट है हमारा मंथली बेसिस का उसके एग्रीगेट से कंपेयर करिएगा। तो मंथ एनुअली अगर आ रहा है कि मान लीजिए एनुअली आ रहा है मेरा 1,000 रुपए मुझे रिवर्स करना चाहिए था, और मेरा मंथ का टोटल आ रहा है हर महीना जितना मैंने रूल 42 में रिवर्स करा है उसका टोटल आ रहा है मेरा 500 रुपए या 600 रुपए आ रहा है, तो 400 रुपए मैंने कम रिवर्स किया, 400 रुपए मुझे अभी इस चाहे जीएसटीआर 3B में या डीआरसी 03 के थ्रू मुझे रिवर्स करना है। अब दूसरा उल्टा होता कि एनुअली मुझे आ रहा है कि एनुअली मुझे 500 रुपए रिवर्स करना था, 600 रुपए रिवर्स करना था, मैंने 1,000 रुपए कर दिया, तो 400 रुपए आप इस रिटर्न में आईटीसी क्लेम कर लीजिए।
जब आप क्लेम करेंगे तो बहुत अच्छा है, पर जब आप रिवर्स करेंगे तो आपको कह रहा है आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अप्रैल मंथ से फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर 25-26 का है तो 1/4/2026 से आप जब तक पेमेंट करते हैं तब तक वैसे ही इंटरेस्ट डिस्प्यूटेड है इसमें, पर आप इसको ऐसे ही समझिए, इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, पर समझिए कि 1 अप्रैल 26 से आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, कौन सा महीना ये इंपॉर्टेंट है, महीना क्या है सर, सितंबर के रिटर्न में सब काम होगा। आईटीसी लेना है कब लेंगे, सितंबर के रिटर्न में, रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हमें ये आईटीसी क्लेम करना है, रिवर्स करना है तो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर में या डीआरसी 03 में रिवर्स करेंगे। ठीक है, रूल 42 हो गया मेरा पूरा कंप्लीट, रूल 42 में कुछ भी नहीं बचा है, 43 में भी सेम ही है, बस 43 का थोड़ा प्रोविजंस देख लेते हैं, बाकी बात सेम ही है। रूल 42 में क्या था सर, इनपुट और इनपुट सर्विसेज का बात हो रहा था। रूल 43 में आप लोगों को पता ही है सर, कैपिटल गुड्स का बात होगा, वैसा कैपिटल गुड्स जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए है, पर आईटीसी हमको कितना मिलेगा, एग्जेम टैक्सेबल के अपोर्शन में ही मिलेगा, एग्जेम्प्ट के अपोर्शन में नहीं मिलेगा, वही पढ़ना है बस। रूल 43 यही है। सबसे पहला स्टेप सर, क्रेडिट लेजर में कितना आईटीसी जाएगा, क्रेडिट लेजर में उतना आईटीसी जाएगा जितना एग्जेम्प्ट के लिए नहीं है, बल्कि जितना टैक्सेबल के लिए है। तो ये ऐसा फॉर्मेट इसमें नहीं दिया हुआ, बस समझने के लिए सेम फॉर्मेट हम लोग लिए हैं कि कैपिटल गुड्स पे जितना आईटीसी है वो ले लीजिए, बाकी आपका नॉन बिजनेस पर्पस के लिए या एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए एक्सक्लूसिवली जितना कैपिटल गुड्स का आईटीसी है वो हटा दीजिए, जो पहले ही पता है कि ये मशीन मेरा एग्जेम्प्ट सप्लाईज को बनाने में ही यूज होता है, उसका आईटीसी हटा दीजिए। अब आ रहा है इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन है, ये आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या समझना है सर, कैपिटल गुड्स का आईटीसी सर ऐसा माना गया है जो आपको 5 साल तक ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स में आपको मिलेगा, 60 मंथ्स में मिलेगा, मतलब किसी भी महीना में जब आईटीसी मिलेगा आपको तो डिवाइडेड बाय 60 करके एक्चुअल में आपको मिलेगा। पर इसमें क्या है आप ऐसे समझिए, अभी हम लोग ऊपर से क्या हटा दे रहे हैं, ऐसा कैपिटल गुड्स का आईटीसी जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है। तो ऐसा पिछले महीना का ही आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए अप्रैल मंथ में मेरा कोई एक ऐसा कैपिटल गुड्स था जो बस एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए यूज हो रहा था, तो उसको हम लोग क्रेडिट लेजर में ले ही नहीं गए होंगे। पर चूंकि कैपिटल गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स कंज्यूम होता है ऐसा माना गया है, तो इस महीना में मेरा मई महीना में वैसा आईटीसी हम लोग अब उस गुड्स का यूज हम लोग करने लगे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों को बनाने के लिए, या टैक्सेबल को बनाने के लिए करने लगे, तो अब तो उसका आईटीसी हमको मिलना चाहिए। तो पिछले मंथ में उसका आईटीसी हम लोग रिवर्स कर दिए थे या पहले कभी भी कर दिए थे, अभी उसका हमको मिलना चाहिए, तो उस आईटीसी को हम लोग ऐड कर लेंगे, उस आईटीसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाएंगे, टोटल आईटीसी को, उस कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में टोटल आईटीसी जितना है। पर सर आपके मन में एक चीज आ रहा होगा, अगर टोटल आईटीसी हम लोग उस कैपिटल गुड्स का ले जाएंगे तो पर एक महीना जो हम लोग एग्जेम्प्ट के लिए यूज किए थे उसका क्या सर, उसका तो नहीं मिलना चाहिए, तो आप माइनस करके लीजिए, मतलब आप टोटल आईटीसी माइनस जितना पहले यूज कर चुके हैं उतना लीजिए, मतलब उस हिसाब से लीजिए। पर उसमें क्या है, हम लोग माइनस करके नहीं लेंगे सर, टोटल क्रेडिट हम लोग यहाँ पे लेंगे, और जितना आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जितना हम लोग अदर देन टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किए थे उसका आईटीसी हम लोगों को रिवर्स करना होगा, तो उसका आईटीसी रिवर्स नहीं बल्कि वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा और उसको हम लोगों को पे करना होगा। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि जो एडिशन है, वेयर कैपिटल गुड्स अर्लियर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस या इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, या तो नॉन बिजनेस के लिए कर रहे थे या एग्जेम्प्ट सप्लाईज के लिए कर रहे थे, अब उसको उस पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब आइदर कॉमन टू टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट बोथ और टू टैक्सेबल, मतलब वो यूज तो अब नहीं है, बस एग्जेम्प्ट के लिए तो यूज नहीं है, तो उसका आईटीसी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर लेंगे। हाउएवर इनएलिजिबल पोर्शन, इनएलिजिबल क्रेडिट सर टीआईई इसको डिनोट करेंगे, टी इनएलिजिबल, ये क्या हो जाएगा सर, जितना नॉन बिजनेस या जितना एग्जाम सप्लाईज के लिए पहले कर चुके हैं वो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, जिस मंथ में क्रेडिट कर रहे हैं उस मंथ में कितना माना जाएगा सर, 5% पॉइंट फॉर एवरी क्वार्टर, यहाँ पे 60 मंथ्स नहीं लेंगे, यहाँ 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, मतलब एक दिन हो या एक क्वार्टर हो पूरा, 5% आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा, मतलब अगर एक महीना भी आप यूज कर लिए तो 5% आईटीसी आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के वे में आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आ गया, इतना आईटीसी हमको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मिलेगा, मतलब सिंपल समझिए सर, कॉमन कैपिटल मतलब वैसा कैपिटल गुड्स जो अदर देन एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस और ये है एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्सेबल के लिए है, और प्लस कॉमन
कैपिटल गुड्स है वो दोनों का आईटीसी मिलेगा, प्लस ऐसा भी मिलेगा जो पहले रिवर्स कर चुके हैं अब उसका यूज चेंज हो गया। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये 42 में नहीं था, बिकॉज 42 इनपुट और इनपुट सर्विस जब खत्म हो गया सो खत्म हो गया। अब आता है कॉमन क्रेडिट क्या होगा। कॉमन क्रेडिट सर आईटीसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से हम लोग शुरू करते थे पिछले रूल 42 में, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ कॉमन क्रेडिट से ही शुरू करेंगे। आईटीसी ऑन कॉमन कैपिटल गुड्स, कॉमन कैपिटल गुड्स का आईटीसी ले लेंगे जो कॉमन कैपिटल गुड्स है इस टैक्स पीरियड का, इन टैक्स एक टैक्स पीरियड का कॉमन कैपिटल गुड्स जो है वो ले लेंगे, प्लस ऐड करेंगे जो अर्लियर नॉन जो ऊपर ऐड किए थे वही, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए दोबारा ऐड करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से स्टार्ट करते अगर कैलकुलेशन तो फिर ऐड नहीं करना पड़ता। तो जो अदर देन पहले एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस और आपका इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज करते थे, अब उसको टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टैक्सेबल के लिए अब बस यूज कर रहे हैं सर तब तो आपका कॉमन नहीं है, वो टैक्सेबल के लिए बन गया तो ऊपर आएगा, यहाँ नहीं आता। पर आपका टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए उसका यूज है तो ही यहाँ मतलब कॉमन क्या होगा, कॉमन जो है तो जो टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए होगा वही कॉमन होगा। सेम चीज है सर, पहले टैक्सेबल के लिए यूज करते थे तो क्रेडिट लेजर में तो ऑलरेडी जिस महीना में भी लिए होंगे तो उसमें चला ही गया होगा, बिकॉज जो टैक्सेबल के लिए फुल्ली था उसको तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले ही गए थे। तो अब क्या है, अर्लियर हमारा ये टैक्सेबल के लिए यूज होता था, अब दोनों के लिए होगा तो कॉमन क्रेडिट में ले लीजिए कैलकुलेशन के लिए। तो जो कॉमन आईटीसी है इस मंथ का वो तो ले ही लीजिए, प्लस वैसा आईटीसी भी ले लीजिए जो अर्लियर एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट और ये सब था, अब आ गया टैक्सेबल के लिए भी कॉमन में। दूसरा जो पहले टैक्सेबल के लिए ही बस था तो क्रेडिट लेजर में तो जा चुका है, ऊपर नहीं आएगा, सिंपल मैथ्स है सर, जो जा चुका है वो क्यों आएगा। एसेंस समझिए, जो आपका टैक्सेबल के लिए उसका हमको लेना है तो अब उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए, बिकॉज अब वो कॉमन हो गया, वो बस टैक्सेबल के लिए नहीं रह गया है। तो अब कॉमन क्रेडिट निकल के आ गया, ये मेरा हो जाएगा अब कॉमन क्रेडिट, इसको डिनोट करेंगे टीसी से। टीसी इज फॉर कॉमन क्रेडिट, टी से सी से कॉमन क्रेडिट आ गया। अब कॉमन क्रेडिट पर कैपिटल गुड्स में माना गया है कि कैपिटल गुड्स जो है ओवर द पीरियड ऑफ 60 मंथ्स मुझे उसका आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे इसीलिए टी फॉर अ मंथ, टी फॉर अ टैक्स पीरियड, कॉमन क्रेडिट फॉर अ मंथ निकालेंगे तो टीसी को बाय 60 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कॉमन क्रेडिट फॉर अ मंथ। और जब कॉमन क्रेडिट फॉर अ मंथ आ जाएगा तो ई बाय एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल फॉर्मूला सर, कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर। कॉमन क्रेडिट फॉर अ मंथ लेंगे इसीलिए टीसी नहीं टीएम लेंगे, जो कॉमन क्रेडिट है उसको 60 से डिवाइड करके लेंगे और यही आ जाएगा मेरा आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज। रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो एक पीरियड का जो आईटीसी है कैपिटल गुड्स पे उस पे ले लिए, उसमें से हटा दिए क्या सर, जो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस और इफेक्टिंग एग्जाम सप्लाईज है, ऐड क्या कर दिए जो पहले एक्सक्लूसिव था नॉन टैक्सेबल या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, नॉन टैक्सेबल नहीं सॉरी, नॉन बिजनेस या एग्जाम पर्पस के लिए, अब वो उस पर्पस के लिए नहीं है, मतलब अब या तो वो टैक्सेबल के लिए है बस या टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए है, तो उसमें ऐड अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसका आईटीसी एक बार ले जाना होगा बिकॉज अभी तक नहीं गया है। पर आईटीसी अगर ले जाएंगे तो जितना पोर्शन के लिए पहले यूज हुआ था उतना पोर्शन हमको हटाना होगा, उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी में मुझे ऐड करना पड़ेगा। सेकंड कॉमन क्रेडिट, कॉमन आईटीसी ले लीजिए सर, पहले एग्जाम था अभी एग्जाम और टैक्सेबल दोनों के लिए ले लीजिए, पहले टैक्सेबल था आप दोनों के लिए फिर कॉमन क्रेडिट में ले लीजिए। कॉमन क्रेडिट आ गया उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, एक महीना का कॉमन क्रेडिट आ गया और कॉमन क्रेडिट फॉर अ मंथ इनटू ई बाय एफ इज इक्वल टू आईटीसी रिवर्सल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाईज। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन है अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हम लोग देख ही लिए थे, इसमें आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर है 70,000, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड 40,000, टोटल टर्नओवर है 1,10,000 रुपए। इनवर्ड सप्लाईज बोल रहा है सर, जीएसटी का अमाउंट ही दिया हुआ है। कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल 2,000, कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम 1,800, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम 4,200। ये सर बस टैक्सेबल के लिए है तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, ये बस एग्जाम के लिए है ये नहीं जाएगा, ये कॉमन है तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं 10 नंबर का।
कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज 2000 रुपए जाएगा। कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई नहीं जाएगा। बोथ एग्जाम्ड एंड टैक्सेबल जाएगा। 6200 आ गया मेरा कॉमन, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी जाएगा। कॉमन क्या है? कॉमन तो बस यही है जो दोनों के लिए है, 4200 कॉमन हो गया। एक महीना के लिए निकाल दिए 60 से डिवाइड करके, तो आ गया 70 रुपए पर महीना का कॉमन क्रेडिट। 70 रुपए पर महीना का मेरा कॉमन क्रेडिट आ गया, और इसको ई बाय एफ से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा क्या? कॉमन क्रेडिट जो मेरा रिवर्स करना है, जो मुझे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करना है। तो 40,000 आ गया, दिया हुआ ही एग्जाम टर्नओवर, टोटल टर्नओवर दिया हुआ ही है, इसको कॉमन आईटीसी फॉर अ मंथ से मल्टीप्लाई किए तो 25 रुपए मुझे रिवर्स करना है, जो कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। टीएम को सर टीआर अब सर रेलिवेंट नहीं है, तो टीएम को आप टीएम ही लिख सकते हैं। टीआर था सर बहुत सारा कैपिटल गुड्स है, तो उसको ऐड करके टोटल ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स टीआर था, पर टीएम भी आप लिख के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसी के साथ एक बार नोट्स में हम देख ले रहे हैं, पूरा ही जो है आपका कवर हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। नोट्स कंप्लीट, सब सारा रूल 42 43 पूरा कवर हो गया। आप लोग कोई भी क्वेश्चंस आता है आप लोग सॉल्व करिए इसमें, और तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। आता भी है तो आप अपना डाउट्स भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वैसे अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। आता है तो आप इस पे भेजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आईटीसी का जितना रिविजन्स डाला हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। आईटीसी आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना रिवाइज करिए। बाकी जितना भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बैंक से आप सॉल्व करिए, कोई डाउट आता है तो आप मुझे भेजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।